दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर खुलेंगे। डीडीएमए ने जारी की एसओपी। 50% छात्र ही एक बार में क्लास अटेंड कर सकेंगे। स्कूल में बनेगा क्वारंटीन रूम। ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन और राशन बांटने का काम हो रहा है अभी वैसे ही जारी रहेगा, लेकिन अलग एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। यूपी में आज से खुलेंगे 1ली से 5वीं क्लास तक के स्कूल। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक खोला जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने निगरानी टीमें बनाई। यूपी में 1ली से 12वीं तक के स्कूल खोलने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्कूल बंद रखने की मांग। मध्य प्रदेश में आज से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुल रहे हैं। सीएम शिवराज बोले, कोरोना और मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर अगले हफ्ते फैसला लेंगे। राजस्थान में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती का फैसला किया। तेलंगाना में आज से नहीं खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान। राज्य सरकार के 23 अगस्त को जारी हुए आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। देश में फिर हुआ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। कल 1 करोड़ 22 लाख वैक्सीन डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंचा। हिमाचल प्रदेश ने हासिल की कोरोना वैक्सीनेशन में उपलब्धि। राज्य की 100% व्यस्क आबादी को लग गई है वैक्सीन की पहली डोज। देश में कोरोना के लगातार 5 दिनों तक 40,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद कल मिली राहत। 24 घंटे में 30,941 नए केस मिले। एक्टिव केस भी घटे। हालांकि 350 मरीजों की मौत भी हुई। एक हफ्ते बाद केरल में आए 20,000 से कम केस, लेकिन खतरा बरकरार। 24 घंटे में 19,622 नए मामलों की पुष्टि और 132 मरीजों की मौत, तो 22,563 लोग रिकवर भी हुए। कोरोना पर कानपुर आईआईटी की नई स्टडी में दावा, अगर डेल्टा वेरिएंट से मजबूत नया म्यूटेंट आया तो अक्टूबर में तीसरी लहर आ जाएगी। राजस्थान के बांसवाड़ा में दही हांडी मटकी फोड़ कार्यक्रम में टूटे कोरोना के नियम। भारी भीड़ जुटी, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नहीं दिखा। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। तालिबान की गुजारिश पर दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास की मुलाकात। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनकी जल्द वापसी पर बात हुई। भारत आने के इच्छुक अफगान के हिंदू और सिख नागरिक की सुरक्षित यात्रा पर भी चर्चा। आतंकवाद के मुद्दे पर तालिबान को भारत की दो टूक। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद और भारत के लिए नहीं होना चाहिए। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल के साथ बैठक में तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने सकारात्मक तरीके से भारत की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। तालिबान के साथ भारतीय राजदूत की बैठक पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। पूछा, क्या भारत तालिबान को मान्यता देगा? अगर नहीं तो क्या सरकार तालिबान को यूएपीए कानून के दायरे में लाएगी? अफगानिस्तान में फंसे 15 से 20 भारतीयों के रेस्क्यू में हो सकती है देरी। सूत्रों के मुताबिक अब कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू होने पर भी उन्हें वापस लाया जाएगा। पीएम मोदी और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल की फोन पर हुई बातचीत। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा। अफगानिस्तान में सरकार के गठन को लेकर तालिबानी नेताओं की 3 दिन की मीटिंग खत्म। एबीपी न्यूज सूत्रों के मुताबिक ईरान की तर्ज पर बन सकती है नई सरकार। मुल्ला अखुंदजादा हो सकता है सुप्रीम लीडर। सूत्रों के मुताबिक अखुंदजादा कंधार में ही रहेगा। प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री काबुल से सरकार का संचालन करेंगे। मुल्ला बरादर या याकूब में से कोई बन सकता है अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ने एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बार फिर कहा, अमेरिका समेत पूरी दुनिया से अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। 31 अगस्त से पहले ही काबुल से पूरी तरह निकला अमेरिका। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। काबुल छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी जवान रहे मेजर जनरल क्रिस्टोफर। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में।
अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा होने के बाद तालिबानी लोगों ने उन अफगानिस्तान से निकले सभी देशों के झंडों के साथ ताबूत दिखे प्रदर्शन किया। तालिबान ये दिखाना चाहता है कि विदेशी सेनाओं के युद्ध का अंत उसने कर दिया। अफगानिस्तान से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर भी सामने आई, जिसमें उड़ते अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से एक शख्स लटका हुआ दिखा। जानकारों के मुताबिक डर फैलाने के लिए तालिबान ने ऐसा किया। अफगानिस्तान में पंजशीर और तालिबान के बीच सुलह की कोशिश नहीं पहुंच रही किसी नतीजे पर। पंजशीर का दावा, पश्चिमी पंजशीर पर एक और हमले में तालिबान के 7 से 8 लड़ाके मारे गए। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे प्रदेश प्रभारी हरीश रावत। नवजोत सिंह सिद्धू और महासचिव परगट सिंह ने की हरीश रावत से मुलाकात। सिद्धू के ईंट से ईंट बजाने वाले बयान पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान। बोले, सिद्धू ने यह अकाली दल और बीजेपी के लिए कहा था, कांग्रेस में कोई विरोधाभास नहीं। अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए परिसर पर सीएम अमरिंदर का राहुल गांधी से अलग बयान। कहा, रेनोवेशन से बहुत खूबसूरत हो गया स्मारक, जबकि राहुल ने मोदी सरकार पर इतिहास मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया था। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। कहा, सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। एनसीडी को कूड़ा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली में आज से 30 सितंबर तक आपका विधायक आपके द्वार महाअभियान शुरू करने वाली है आम आदमी पार्टी। कभी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने वाले बीजेपी के सुशील मोदी अब इस बहस से किनारा करते दिख रहे हैं। जेडीयू के ताजा बयानों पर सुशील ने सवालों से कन्नी काटी। कहा, ये सब कोई मुद्दा नहीं। अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर। देश की जीडीपी पहली तिमाही में बढ़कर 20.1% हुई। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले, सच हुआ सरकार का पूर्वानुमान। प्रो कबड्डी लीग के लिए सुपरस्टार खिलाड़ी प्रदीप नरवाल को 1 करोड़ 65 लाख रुपए में यूपी योद्धा की टीम ने खरीदा। साल के अंत में होना है टूर्नामेंट। देसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एबीपी न्यूज ने की नई पहल। प्रो कबड्डी लीग की टीम यूपी योद्धा का प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना एबीपी न्यूज। खिलाड़ियों की टी-शर्ट पर होगा एबीपी न्यूज का लोगो। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान की वापसी के बाद भारतीय समय के मुताबिक देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना की वापसी के फैसले को सही ठहराया। जो बाइडेन ने फिर से दोहराया कि सैन्य अभियान खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान पर कोई नरमी बरती जाएगी। बाइडेन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर खुरासान के खिलाफ कार्रवाई से भी गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से भले ही लौट चुकी है, लेकिन उसके कई सैन्य बेस खाड़ी देशों और आसपास के देशों में हैं, जहां से वो आतंक के खिलाफ एक्शन ले सकता है। बाइडेन का ऐलान, नहीं होगा आतंक पर युद्ध विराम। तालिबान से बैर नहीं, आईएसआईएस-के की खैर नहीं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के लौटने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र संबोधन में राजनीति के सारे रंग दिखाए। तालिबान को धमकाया, सेना वापसी के अपने फैसले को सही ठहराया, सैनिकों की भावनाओं को दोहराया और इन सब के बीच पुरानी सरकारों पर निशाना भी लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में अब भी 200 के करीब अमेरिकी बचे हैं और उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला ट्रंप सरकार का था, लेकिन पूरा किया बाइडेन प्रशासन ने। अपने संबोधन में बाइडेन ने ट्रंप के फैसले को गलत और खुद को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका में सैनिकों की वापसी की मांग वर्षों से चल रही थी। अमेरिका में अधिकतर लोग अफगान युद्ध के खिलाफ थे। बाइडेन ने संबोधन में उन्हीं आवाजों को पुरानी सरकारों पर निशाने के लिए इस्तेमाल किया। पिछले 10 साल में अमेरिका में अफगान युद्ध पर हो रहा खर्चा राजनीति का बड़ा आधार बना। खुद जो बाइडेन की चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा इसके इर्द गिर्द बुना गया था। अफगानिस्तान युद्ध पर 20 साल में अमेरिका ने 2.2 ट्रिलियन यानी करीब 167 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 2001 के बाद अमेरिका ने विदेशों में सैन्य कार्रवाई के लिए 4.4 लाख रुपए करोड़ का बजट रखा था। युद्ध के खर्च के लिए अमेरिका को कर्ज लेना पड़ा। 20 साल में अमेरिका ने 40 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कर्ज के ब्याज में दिया। अमेरिका ने 22 लाख करोड़ रुपए अफगान युद्ध के पूर्व सैनिकों, मेडिकल और दिव्यांग सैनिकों पर खर्च किया। अफगान युद्ध पर इस खर्चे का असर अमेरिकी इकोनॉमी और आम जनता पर टैक्स के तौर पर बढ़ा और पड़ा।
नतीजा अमेरिका में आम जनता इस युद्ध के खिलाफ हो गई। बाइडेन ने संबोधन में जनता की इसी नब्ज को पकड़ा और विरोधियों के साथ पूर्व सरकारों पर भी निशाना साधा। बाइडेन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अफगान युद्ध अब अमेरिका के लिए खत्म हो गया है, लेकिन इसका श्रेय लेने का राजनीतिक युद्ध अभी अमेरिका में लंबा चलेगा। तो देखिए, अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी है और सब कुछ अब तालिबान के हाथों में आ चुका है। एयरपोर्ट से लेकर विमानों तक पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन अमेरिकी सेना ने वापसी से पहले एयरपोर्ट पर क्या कुछ किया, ये रिपोर्ट बताएगी। फौजियों वाली वर्दी, शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट, हाथों में आधुनिक हथियार, आंखों पर नाइट विजन ग्लासेस। काबुल एयरपोर्ट पर तैनात ये हथियारबंद लड़ाके तालिबान की बद्री 313 ब्रिगेड है। अमेरिकी सेना के निकलते ही अब अफगानिस्तान पूरी तरह तालिबान के कब्जे में है। तालिबान की सत्ता आते ही अफगानिस्तान की सबसे अहम जगह यानी काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी तालिबान के बद्री 313 ब्रिगेड को दी गई है। अमेरिकी सेना के निकलने के बाद तालिबानियों ने एयरपोर्ट के बाहर जोरदार जश्न मनाया, लेकिन अंदर पहुंचते ही तालिबानियों के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। टूटे हेलीकॉप्टर, टूटा फूटा और बिखरा पड़ा सामान, खराब बुलेट प्रूफ जैकेट। जिधर आप नजर दौड़ाएंगे आपको बिगड़ा हुआ नक्शा नजर आएगा। दरअसल अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट छोड़ने से पहले हेलीकॉप्टर समेत उन सारी चीजों को तबाह कर दिया जो तालिबानी हाथ में जाने पर बर्बादी का सबब बन सकते थे। इतना ही नहीं, ऐसा दावा है कि काबुल में जिस जगह पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे वहां से खास तरह के गैस की गंध भी आ रही थी। तालिबान की हरकतों को देखते हुए ये बेहद जरूरी था कि वैसी हर चीज को तबाह कर दिया जाए जिसके गलत इस्तेमाल होने का अंदेशा हो। जानकारी के मुताबिक तालिबान के पास अभी 2000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिनमें से अमेरिकी सैनिकों के 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर और स्कैन ईगल आई ड्रोन शामिल हैं। अमेरिका के ये आधुनिक हथियार अगर तालिबानियों के हाथ लग जाते तो हालात बंदर के हाथ में उस तरह जैसी हो जाती। अब जिन्हें काबुल एयरपोर्ट का रक्षक बनाया गया है, उस बद्री 313 ब्रिगेड के बारे में भी जान लीजिए। आमतौर पर तालिबानी पारंपरिक कपड़ों में होते हैं, लेकिन बद्री ब्रिगेड उनसे अलग है। विशेष ट्रेनिंग वाली ब्रिगेड है बद्री 313। M16 असॉल्ट राइफल रखते हैं, बुलेट प्रूफ के साथ साथ नाइट विजन ग्लासेस लगाते हैं। तालिबान की बद्री ब्रिगेड को हक्कानी नेटवर्क का करीबी माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद की अगुवाई में सन 624 ईस्वी में इस्लाम को बड़ी जीतों में से एक हासिल हुई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के साथ 313 सहाबा शामिल हुए थे। इसी जंग के नाम पर तालिबान ने बद्री 313 ब्रिगेड बनाई है। बद्री ब्रिगेड को एयरपोर्ट के अलावा काबुल में स्थित राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई है। अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के ऐलान के साथ ही आतंक और अफरा तफरी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, लेकिन वो चेहरा अभी भी पर्दे में है जो इस आतंक की जड़ में है। क्या है उस एक शख्स की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। आतंक की कठपुतलियां नाचने की कमान जिनके हाथ में है वो अब तक सामने नहीं आया। तालिबान का सुप्रीम कमांडर हिब्तुल्ला अखुंजादा अब तक सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आया है। तालिबान के सुप्रीम कमांडर की यही तस्वीरें अब तक दुनिया के सामने आई हैं। पहली तस्वीर 2015 की है और दूसरी 2021 की। इसके अलावा ना तो अखुंजादा की किसी ने आवाज तक सुनी है, न ही उसका वीडियो देखा है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में अपने बदलने का ढिंढोरा पीट रहा तालिबान अखुंजादा के सवाल पर टालमटोल ही कर रहा है। हिब्तुल्ला अखुंजादा कंधार में और वो शुरू से कंधार में ही रह रहे हैं। बहुत जल्द वो आप सबके सामने भी आएंगे। तालिबान में वैसे भी सुप्रीम लीडरों को गुप्त रखने की परंपरा है, लेकिन अखुंजादा न तो दोहा में अमेरिका तालिबान की बातचीत में नजर आया, न ही कब्जे के बाद राजधानी काबुल में। ऐसे में चर्चा गर्म है कि अखुंजादा पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी ISI के कब्जे में हो सकता है। अखुंजादा को आखिरी बार पेशावर में देखा गया था, इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि अखुंजादा ISI के सेफ हाउस में रह रहा है। उसके पाकिस्तान सेना के अस्पताल में भर्ती होने की भी चर्चा है, क्योंकि उसके कोविड से बीमार होने की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि तालिबान दावा कर रहा है कि अखुंजादा कांधार में ही मौजूद है। उसने आखिरी बार मई 2021 में ईद के मौके पर अपना लिखित संदेश जारी किया था। मेरे को ये लग रहा है कि जो इनके सुप्रीम लीडर हैं
ये आईएसआई के कंट्रोल के अंदर हैं, किसी सेफ हाउस में है या फिर किसी प्रिजन के अंदर इनको बंदी बना के रखा गया है ताकि आईएसआई तालिबान के ऊपर कंट्रोल रख सके। अखुंदजादा भले ही अब तक दुनिया की नजरों से छिप रहा है, लेकिन इंसानियत के खिलाफ उसके गुनाह की कुंडली पूरी दुनिया के सामने खुली है। तालिबान के शासन में अखुंदजादा ही हाथ या गर्दन काटने की सजा देता था। अखुंदजादा के दस्तक से ही गला काटा जाता था। लड़कियों पर पाबंदी अखुंदजादा के कहने पर ही लगी थी। फिल्म, म्यूजिक और फोटो पर बैन अखुंदजादा ने ही लगाए थे। सख्त बुर्का कानून भी अखुंदजादा ने ही लागू किया था। अखुंदजादा तालिबान के कट्टरवाद का सबसे बड़ा चेहरा रहा है। विश्व की मान्यता के लिए अखुंदजादा का सामने आना तालिबान के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि पूरी तरह कमान संभालने के बाद अखुंदजादा फिर से अपने कानून लागू करेगा। तालिबान की सरकार होगी, वो शरिया लॉ फॉलो करेगी और शरिया लॉ के अंदर जो बताया गया है कि चोरी के अंदर हाथ काट दिए जाते हैं। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जैसे कि रेप, तो आपको एक अलग पनिशमेंट है। और इसके अंदर कोई शक नहीं है कि जो तालिबान की सरकार होगी वो इसी तरह के लॉज फॉलो करेगी। अखुंदजादा की कट्टरता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तालिबान में उसकी भूमिका धार्मिक नेता की ज्यादा रही है। अखुंदजादा तालिबान का पहला सुप्रीम लीडर है जिसे जंग के मैदान में उतरने का बेहद कम अनुभव है। 1961 में कंधार के पंजवाई में पैदा हुआ। पश्तून के नूरजई कबीले का है। पिता स्थानीय मस्जिद में धार्मिक शिक्षक थे। 1980 के बाद सोवियत के खिलाफ मुजाहिद बना। 1994 में तालिबान से जुड़ा। 1995 में फराह प्रांत में जुर्म रोकने की जिम्मेदारी मिली। 1996 में शरिया को लागू करने वाली कमेटी में शामिल हुआ। 1997 में शरिया अदालत का प्रमुख बना। मुल्ला उमर का शरिया मामलों में सलाहकार था। 2016 में वो तालिबान का प्रमुख बना। फिलहाल अखुंदजादा दुनिया की नजरों से छिप रहा है, लेकिन अब अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद माना जा रहा है कि उसके बाद अखुंदजादा और उसका आतंक भी लौटेगा। अब ब्रिटेन ने तालिबान से सीधे बातचीत शुरू कर दी है। ब्रिटिश सैनिक वापस लौट चुके हैं। हालांकि ब्रिटेन अफगानिस्तान में अपने बचे हुए नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए तालिबान से सीधे बात कर रहा है। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर खुलेंगे। डीडीएमए ने जारी की एसओपी। 50% छात्र ही एक बार में क्लास कर सकेंगे। स्कूल में बनेगा क्वारंटीन रूम। ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन और राशन बांटने का काम हो रहा है अभी वैसे ही जारी रहेगा, लेकिन अलग एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल बाद आज से सामान्य सुनवाई शुरू होगी। पिछले साल मार्च से कोरोना महामारी की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी सुनवाई। यूपी में आज से खुलेंगे 1ली से 5वीं क्लास तक के स्कूल। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक खोला जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने निगरानी टीमें बनाई हैं। यूपी में 1ली से 12वीं तक के स्कूल खोलने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्कूल बंद रखने की मांग। मध्य प्रदेश में आज से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुल रहे हैं। सीएम शिवराज बोले, कोरोना और मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर अगले हफ्ते फैसला लेंगे। राजस्थान में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती का फैसला किया है। तमिलनाडु में भी आज से कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल फिर खुल रहे हैं। कॉलेज और पॉलिटेक्निक में भी पहले की तरह क्लासेस लगेंगी। 1ली से 8वीं के छात्रों को लेकर फैसला 15 सितंबर के बाद होगा। तेलंगाना में आज से नहीं खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान। राज्य सरकार के 23 अगस्त को जारी हुए आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। देश में कोरोना के लगातार 5 दिनों तक 40,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद कल राहत मिली। 24 घंटे में 30,941 नए केस मिले। एक्टिव केस भी घटे। हालांकि 350 मरीजों की मौत भी हुई।
एक हफ्ते बाद केरल में आए 20,000 से कम केस, लेकिन खतरा बरकरार। 24 घंटे में 19,622 नए मामलों की पुष्टि और 132 मरीजों की मौत, तो 22,563 लोग रिकवर हुए। कोरोना पर कानपुर आईआईटी की नई स्टडी में दावा, अगर डेल्टा वेरिएंट से मजबूत नया म्यूटेंट आया तो अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। देश में फिर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। कल 1 करोड़ 22 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंचा। हिमाचल प्रदेश ने हासिल की कोरोना वैक्सीनेशन में उपलब्धि। राज्य की 100% व्यस्क आबादी को लग गई है वैक्सीन की पहली डोज। राजस्थान के बांसवाड़ा में दही हांडी मटकी फोड़ कार्यक्रम में टूटे कोरोना के नियम। भारी भीड़ जुटी, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखाई। तालिबान के साथ भारतीय राजदूत की बैठक पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। पूछा, क्या भारत तालिबान को मान्यता देगा? अगर नहीं तो क्या सरकार तालिबान को यूएपीए कानून के दायरे में लाएगी? अफगानिस्तान में आतंकी राज कायम होने के बाद बना एक और नया आतंकी संगठन, तहरीक-ए-तालिबान अमारात। इसमें लश्कर, जैश और हक्कानी नेटवर्क का गठजोड़ भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात, क्योंकि इस संगठन के साथ आईएसआई है। अफगानिस्तान में फंसे 15 से 20 भारतीयों की रेस्क्यू में हो सकती है देरी। सूत्रों के मुताबिक अब कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने पर ही उन्हें वापस लाया जाएगा। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान में सरकार के गठन को लेकर तालिबानी नेताओं की 3 दिन की मीटिंग खत्म। एबीपी न्यूज सूत्रों के मुताबिक ईरान की तर्ज पर बन सकती है नई सरकार। मुल्ला अखुंदजादा हो सकता है सुप्रीम लीडर। सूत्रों के मुताबिक अखुंदजादा कंधार में ही रहेगा। प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री काबुल से सरकार का संचालन करेंगे। मुल्ला बरादर या याकूब में से कोई बन सकता है अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ने एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बार फिर कहा, अमेरिका समेत पूरी दुनिया से अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। 31 अगस्त से पहले ही काबुल से पूरी तरह निकला अमेरिका। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। काबुल छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी जवान रहे मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू। अमेरिका की विदाई के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा। अपनी बद्री यूनिट के लड़ाके तालिबान ने एयरपोर्ट पर तैनात किए, जो किसी प्रोफेशनल आर्मी की तरह साजो सामान से लैस दिखे। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा होने के बाद तालिबानी नेता भी एयरपोर्ट पर दिखे। आतंकी अनस हक्कानी ने काबुल एयरपोर्ट का दौरा किया। हर तरफ बद्री यूनिट के जवानों का घेरा दिखाई दिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का अमेरिका पर तंज। बोले, अगर एक सुपर पावर ने मिनी पावर बनने का फैसला लिया है तो ठीक है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेनाओं के छोड़े एयरक्राफ्ट पर भी तालिबान का कब्जा, लेकिन तालिबान के किसी काम के नहीं एयरक्राफ्ट, क्योंकि चिप सिस्टम निकाल ले गए अमेरिकी सैनिक। अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा होने के बाद तालिबानी लोगों ने उन अफगानिस्तान से निकले सभी देशों के झंडों के साथ ताबूत दिखे, प्रदर्शन किया। तालिबान ये दिखाना चाहता है कि विदेशी सेनाओं के युद्ध उसने अंत कर दिया। अफगानिस्तान में पंजशीर और तालिबान के बीच सुलह की कोशिश नहीं पहुंच रही किसी नतीजे पर। पंजशीर का दावा, पश्चिमी पंजशीर पर एक और हमले में तालिबान के 7 से 8 लड़ाके मारे गए। पंजशीर के गोलबहार इलाके में तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच लड़ाई तेज हुई। पंजशीर को जोड़ने वाले अहम सड़क मार्गों को कब्जाना चाहते हैं तालिबानी। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे प्रदेश प्रभारी हरीश रावत। नवजोत सिंह सिद्धू और महासचिव प्रगट सिंह ने की मुलाकात। सिद्धू के ईंट से ईंट बजाने वाले बयान पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान। बोले, सिद्धू ने यह अकाली दल और बीजेपी के लिए कहा था, कांग्रेस में कोई विरोधाभास नहीं। अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए परिसर पर सीएम अमरिंदर का राहुल गांधी से इतर बयान। कहा, रेनोवेशन से बहुत खूबसूरत हो गया स्मारक, जबकि राहुल ने मोदी सरकार पर इतिहास मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया था। ड्रोन वाली साजिश पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश कर रहा है। ड्रोन और टिफिन बम से दहशत फैलाना आतंकियों का मकसद। पंजाब में सीएम अमरिंदर की हत्या की धमकी के मामले में एसएफजे के समर्थक गुरपरवंत
सिंह पन्नू के खिलाफ साइबर सेल ने केस दर्ज किया। मुलायम सिंह यादव की फोटो लगाकर शिवपाल यादव निकलेंगे रथ यात्रा पर। 15 सितंबर के बाद पूरे यूपी में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का ऐलान। यात्रा से पहले रथ की तस्वीरें सुर्खियां बनी। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। कहा सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। एमसीडी को कूड़ा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली में आज से 30 सितंबर तक आपका विधायक आपके द्वार महाअभियान शुरू करने वाली है आम आदमी पार्टी। कभी नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बताने वाले बीजेपी के सुशील मोदी अब इस बहस से किनारा करते दिख रहे हैं। जेडीयू के ताजा बयानों पर सुशील ने सवालों से कन्नी काटी। कहा ये सब कोई मुद्दा नहीं। बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच कर रही सीबीआई ने 3 और एफआईआर दर्ज की। नंदीग्राम के पूर्वी मेदिनीपुर और सितालकुची इलाके के कूच बिहार में दर्ज हुए केस। अब तक कुल 31 केस दर्ज। बंगाल के कोयला घोटाला में सीएम ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी रुजिरा की आज ईडी के सामने पेशी होगी। 6 सितंबर को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी ईडी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 2018 में पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेने के लिए खेद व्यक्त किया। अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 हटने पर 2019 में बीडीएस चुनावों का भी बहिष्कार किया था। अब आगे बढ़ते हुए बाढ़ और बारिश की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में कल की जोरदार बारिश के बाद आज भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल भी गरज बरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के कई हिस्सों में तबाही मची है। बाढ़ का आलम यह है कि कहीं सड़क कट चुकी है तो कहीं लोगों का आशियाना बाढ़ में समा चुका है। पूर्वी चंपारण जिले में 2.5 महीने से बाढ़ से बुरे हालात हैं। पटरी से उतर गई है जिंदगी। हजारों लोग बेघर। प्रशासन का दावा हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात। शहर और बाजार में पानी भरा तो ग्रामीण इलाके भी डूबे। 200 से ज्यादा जानवरों के बहने की भी खबर है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में सैलाब में बहती हुई एक बस की तस्वीर सामने आई है। डूबे रास्ते से गुजरते वक्त बस अटकी तो फौरन 25 यात्रियों को निकाला गया। फिर तेज बहाव आया और बह गई बस। पीएम मोदी आज भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का विशेष सिक्का जारी करेंगे। वर्चुअली सभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के अलीगढ़ में आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का त्रयोदशी संस्कार। सीएम योगी, पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान समेत कई राज्यों के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। नोएडा की सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट बिल्डिंग के बायर्स को 10 साल बाद मिला इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए उसी के खर्च पर 40 मंजिला दोनों टावर गिराने का आदेश दिया। फ्लैट खरीदारों को 2 महीने में लौटाने होंगे पैसे। लद्दाख में भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी। 18,600 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाई। इससे अब लेह से पैंगोंग झील तक जाने की दूरी पूरे 41 किलोमीटर कम हो जाएगी। पंजाब के संगरूर में अमरूद को फेंकने पर मजबूर हैं किसान। किसानों के मुताबिक नहीं मिल रहा है सही दाम। लागत तक नहीं निकल पा रही। मंडी में 1.5 रुपए किलो लग रही है कीमत, जिससे किसान बेहद परेशान। अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर। देश की जीडीपी पहली तिमाही में बढ़कर 20.1% हुई। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले सच हुआ सरकार का पूर्वानुमान। प्रो कबड्डी लीग के लिए सुपरस्टार खिलाड़ी प्रदीप नरवाल को 1 करोड़ 65 लाख रुपए में यूपी योद्धा की टीम ने खरीदा। साल के अंत में होना है टूर्नामेंट। देसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एबीपी न्यूज की नई पहल। प्रो कबड्डी लीग की टीम यूपी योद्धा का प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना एबीपी न्यूज। खिलाड़ियों की टी शर्ट पर होगा एबीपी न्यूज का लोगो। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 2 और मेडल। हाई जंप में मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल और शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पीएम मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। पैरालंपिक में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सिंहराज अधाना ने जीता ब्रॉन्ज। पीएम ने फोन कर दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक में देश ने अब तक कुल 10 मेडल जीते हैं।
टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर बनेंगे डीएसपी। एमपी की शिवराज सरकार का फैसला, होशंगाबाद जिले के रहने वाले हैं विवेक। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ट्विटर पर लिखा, आज मैं उस खेल से संन्यास लेता हूं जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। 20 साल बहुत यादगार रहे। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी आईएसआईएस खोरासान पर कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो कभी भी खोरासान के ठिकानों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान में आईएस खोरासान के करीब 2000 आतंकी हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने भी साफ किया है कि वो भले ही तालिबान से बात करे, लेकिन खोरासान पर नरमी नहीं बरतेगा। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हमले के पीछे आईएस खोरासान का ही हाथ था। ब्रिटेन ने भी तालिबान से भले ही बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन अब वो खोरासान पर कभी भी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। कोरोना काल में आज से कई राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं। दिल्ली में आज से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुल रहे हैं, साथ ही सुरक्षा के हर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दिल्ली के 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के स्कूल कॉलेज आज से खुल गए हैं। स्कूलों में बच्चों को कोरोना से बचाने के हर तरह के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। क्लास में बैठने के लिए भी बच्चों को एक सीट छोड़कर ही बैठने की व्यवस्था की गई है। स्कूलों की सीटों पर एक एक सीट छोड़कर स्टिकर लगाए गए हैं। स्कूल गेट पर थर्मल स्कैनर से जांच जरूरी होगी। एंट्री गेट पर हाथ सैनिटाइज करना जरूरी है। क्लासरूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50% तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे। हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग समय का फॉर्मूला होगा। सुबह और शाम के शिफ्ट के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप जरूरी होगा। बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी साथ लाना होगा। एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे। लंच ब्रेक खुली जगह पर अलग अलग समय पर रखने की सलाह। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी है। किसी को बाध्य नहीं कर सकते। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर, स्टाफ या स्कूल को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। हर स्कूल परिसर में एक क्वारंटीन रूम बनाना जरूरी होगा, जहां जरूरत पड़ने पर बच्चे या स्टाफ को रखा जा सके। हम लोगों ने एक एसओपी तैयार की है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्कूलों के सामने, उसको हम फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लोग 50% बच्चों को बुलाने के पक्ष में हैं। 50% बुलाने के साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 क्लासें हैं, हम चारों क्लासों को एक साथ ना बुलाएं, उसे भी हम बाइफरकेट कर रहे हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें भी चलाएंगे। बच्चों की स्ट्रेंथ को देख करके आगे की तैयारी और करेंगे। यूपी में कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल तो पहले ही खुले हुए हैं। आज से प्राइमरी स्कूल भी खुल गए हैं। इन सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन पर ही खोला जा रहा है। हालांकि स्कूल आने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। हालांकि स्कूल खोले जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिस पर इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है। एमपी में भी 6ठी से 12वीं के स्कूल आज से खुल गए हैं। 50% छात्रों के साथ कोरोना से सुरक्षा संबंधी सभी उपायों के साथ स्कूलों में पढ़ाई होगी। राजस्थान में भी आज से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक स्कूल 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। स्कूल कॉलेजों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। तो कोरोना काल में पूरी तैयारियों के साथ स्कूल खुलने जा रहे हैं और इसी पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंजलि हमारे साथ दिल्ली से हैं, लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमें बताएंगे वहां पर क्या हाल है, और जयपुर से मनीष शर्मा हमें बताएंगे क्या तैयारियां। शुरुआत अंजलि से कर लेते हैं। अंजलि, एक लंबे समय के बाद स्कूल खोले जाने की तैयारी, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी है जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी देखिए, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं और इस समय दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हम मौजूद है। राउज एवेन्यू का स्कूल है। आज बारिश की वजह से हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर आई और तैयारियां जो हैं उनमें थोड़ा असर ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो अब क्लासरूम में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और कुछ एक बच्चों से भी बात कर लेते हैं। इतने समय बाद जब स्कूल पहुँचे तो कैसा लग रहा है? काफ़ी समय बाद स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है? जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पढ़ाई का क्या, स्कूल आके पढ़ना ज़्यादा अच्छा था या ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी थी? मैम, स्कूल आकर ज़्यादा अच्छा था पढ़ना हमारे लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतनी अच्छी तरीके से हम समझ नहीं पाते और हमारा बोर्ड का भी टाइम है इस बार, इसलिए स्कूल आना हमारे लिए ज़रूरी था। तो देखिए, ये बोर्ड क्लास, बोर्ड एग्ज़ाम का समय है, तो इतने समय बाद स्कूल आकर आपको कैसा लग रहा है? कितना समय हो गया? जी, हम काफ़ी समय हो गया, कम से कम 2 महीने हो चुके हैं। हमारी 12th क्लास का काफ़ी टाइम निकल चुका है, काफ़ी सिलेबस भी आगे हो जाना चाहिए था, बट ऑनलाइन क्लासेस में वो पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए ऑफलाइन हमारा रखा गया है। अच्छा, तो पढ़ाई तो अच्छी है ही, दोस्तों से इतने समय बाद मिले तो वो कैसा लगा सुबह सुबह जब सबके चेहरे देखे? जी, हम बढ़िया लगा। अच्छा लगा दोस्त? जी।
दोस्तों से मिलके अच्छा लगा आप लोगों को? जी हाँ, इतने दिनों बाद मिले हैं सबसे मिलकर, मतलब अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे इंटरेक्ट घर वाले भी मिलने नहीं देते थे, तो इसी स्कूल में ही था जरिया जो मिलने का। तो स्कूल आके थोड़ा अच्छा लगता है और पढ़ने में भी थोड़ा कंपटीशन होता है ना, जो क्लास में आके पता चलता है कि हाँ ये पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे। घर पे मम्मी पापा तो अंजलि, दिल्ली में स्कूल में छात्रों से बात करें क्योंकि दिल्ली में स्कूल आज से खुले हैं। यूपी का भी रुख कर लेते हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए। संजय, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बच्चे आ रहे हैं क्या, और अभिभावकों के मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए प्रतिमा, 1.5 साल का अंतराल बड़ा अंतराल होता है। उसके बाद 16 अगस्त से स्कूलों को खोलने का सिलसिला शुरू किया गया था, क्योंकि यूपी में कोरोना की स्थितियां लगभग नियंत्रण में है। और मैं इस समय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की स्टेशन रोड ब्रांच में हूं, जहां की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि आज पहली से लेकर के 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके स्कूल भी खोले जाएंगे। और देख सकती हैं आप, सोशल डिस्टेंसिंग के जो गोले हैं वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सबको हिदायत दी गई है कि जो बच्चे होंगे उनको गैप में खड़ा कर करके तब प्रवेश दिया जाएगा क्लासरूम में। और क्लासरूम में भी व्यवस्था जो की गई है वो कोशिश की गई है कि दूर दूर बच्चों को बैठाया जाए। मास्क अनिवार्य किया गया है सभी के लिए। तैयारियां किस तरह की, स्कूल की प्रिंसिपल से जानेंगे। मैम, किस तरह के इंतजाम किए? छोटे बच्चे हैं बहुत। छोटे बच्चे अभी हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक आज बच्चे आएंगे। जो छोटे बच्चे प्री प्राइमरी हैं 3 से 5 तक, वो हमने 1 हफ्ते के बाद बुलाया है, इसीलिए कि क्लास 1 to 5 तक बच्चे आज सेटल होंगे। और तैयारी के लिए 6 फीट की दूरी हमने की है। फ्लोर पे गोले बनाए हैं और 2 बच्चों को 2 पालियों में ही बुलाया है। 50% बच्चे मॉर्निंग में, 50% बच्चे आफ्टरनून में आएंगे। और हमने कम ड्यूरेशन के लिए इसलिए बुलाया है कि 2 घंटे के लिए सिर्फ बच्चे आ रहे हैं। और बच्चे 50% ग्रुप में बांटे गए हैं कि टीचर्स उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकें। आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर ख्याल ज्यादा रखना होगा, कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। ठीक है संजय, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। और अब हम, क्योंकि राजस्थान में भी स्कूल आज से खुल रहे हैं, मनीष शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, वहां पर बताइए कैसी तैयारियां, और बच्चों में उत्साह ज्यादा है या कोरोना का खौफ भी उनके बीच नजर आ रहा है? जी, फिलहाल जहां अगर हम जयपुर की बात करें तो मैं इस वक्त माहेश्वरी पब्लिक स्कूल यानी एमपीएस में हूं। 8:30 बजे से बच्चों को यहां आना है, लेकिन सबसे अहम 2-3 बातों का जरूर मैं ध्यान अपने दर्शकों की तरफ लाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इन स्कूलों के लिए जो सिलेबस था उसमें तकरीबन 30% की कटौती कर दी है। पिछले साल ये 40% की कटौती थी, अब इसे 30% कर दिया गया है, यानी बच्चों को 30% सिलेबस की कम पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी अहम बात, 51 लाख बच्चे हैं राजस्थान में कक्षा 9 से लेकर 12 तक, जो अब स्कूलों की तरफ आएंगे। और राजस्थान में ये जो तमाम स्कूल खुल रहे हैं ये 138 दिनों बाद खुल रहे हैं। साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने ये भी तय किया है कि इन बच्चों की हर महीने परीक्षा ली जाएगी, ताकि ऐन वक्त पर अगर कोरोना की तीसरी लहर के बाद अगर परीक्षाएं रद्द होती हैं तो आंतरिक मूल्यांकन इन परीक्षाओं के आधार पर किया जा सकेगा। और 8:30 बजे दर्शकों तक भी हम यही जानकारी पहुंचा रहे हैं कि तमाम एसओपीज जारी कर दिए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही बच्चों को स्कूल बुलाया भी जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब जानते हैं एक अकेला इस शहर में सीजन 2 के साथ नितिन सुखीजा आज अपने आबुदाना सेक्शन में आपके लिए क्या लेकर आए हैं। फ्राइड खाना तो सबको पसंद है, लेकिन तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। आज सही मायनों में खाने का खजाना ढूंढ कर ले आए हैं नितिन, जहां एक चम्मच से भी कम तेल में एक डिश से बनेगी 3 डिश। हेलो एंड वेलकम, नमस्ते भारत, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जीने के लिए खाते हैं, दूसरे वो जो खाने के लिए जीते हैं। हम और आप तो खाने के लिए जीते हैं। आज लेकिन हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत से मिलाएंगे जो हमारी आपकी तरह खाने के लिए न सिर्फ जीते हैं बल्कि बहुत पैशनेट हैं खाने को लेकर के। मेरे साथ है राजीव गुलाटी जी। हेलो। राजीव जी ने एक ग्रुप बनाया फूड बडीज नाम का। ये जो फूड बडीज का जो आइडिया है कि वर्चुअली लोगों को जोड़ना, ये कैसे? लोग तरह तरह के सवाल जो है मेरे से पूछते थे कि मुझे फलां जगह खाने जाना है, ये सबसे बढ़िया कहाँ पर मिलेगी। तो दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ग्रुप की शुरुआत हुई स्कूल के कुछ क्लास के फ्रेंड से, और अब तो माशाअल्लाह शायद हम जल्दी 1 लाख के करीब टच कर दें। क्या बात। तरह तरह के कुजीन, तरह तरह की रेसिपीज एक्सचेंज, अपनी टिप्स को शेयर करना, बस सारा दिन यही होता रहता है। क्या बात है। तो राजीव जी, खाने की बात हो रही है, टेबल पे बैठे हैं, खाली है टेबल अभी। आपकी अपनी रेसिपी कोई है, ये बताइए। मेरी रेसिपीज जो है, मैं आपको ऐसी चीज़ खिलाना चाहूँगा आज कि जो बनाने में आसान हो। और आजकल के जो लेटेस्ट लोगों की रिक्वायरमेंट चल रही है कि भाई फैट नहीं होना चाहिए, मोटापा ना करे वो,
और प्रोटीन बहुत होना चाहिए। और एक ही डिश से, एक ही इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट से, एक ही असेंबली से हम 3 डिशेस बनाएंगे। चलिए फिर चलो किचन में चला जाए। आइए चलिए। तो राजीव जी हम आ गए हैं आपकी किचन में। जी, एक इस रेसिपी का सबसे बड़ा जो है वो कि इस पूरी की पूरी रेसिपी में कहीं भी टोटल मिलाकर आधा किलो या 600 ग्राम चिकन के अंदर 1 चम्मच तेल से ज्यादा नहीं डलेगा। वाह, अब शुरू करते हैं इसको। जी बिस्मिल्लाह किया जाए। अब हमने इसको गैस जला के, कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, नॉन स्टिक लेंगे तो बेहतर रहेगा, तेल कम लगेगा। मैं तो स्प्रे कर रहा हूँ कि जिसके अंदर देखिए ये सुन के बड़ी ओह, ये बड़ा मतलब मैंने पहली बार देखा कि आप देखिए पिचकारी की तरह इसमें, मतलब ये आप मशीन बताइएगा कहाँ मिलती है, मैं भी लेके जाऊँगा। ये किसी भी आपको क्रॉकरी शॉप पे मिल जाएगी। आप उनको कहें कि ऑयल स्प्रेयर चाहिए। फैंटास्टिक। और इसके अंदर क्या होता है कि आई मीन नेचुरली गुलाब जामुन तो खाना है लेकिन चाशनी नहीं खानी है। चाशनी नहीं खानी है। सबसे पहले इस प्याज को पकाना है। इस प्याज को, ये 2 प्याज हैं, 2 में से हमें 1 या 1.5 प्याज यूज करना है। और इसके अंदर ये आपने क्यों डाला? ये हम तो नमक वमक तो सब मतलब बाद में पड़ता है। नमक डालने से क्या होता है कि नमक डालने से कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सब्जी आप पका रहे हैं, वो अपने पानी को छोड़ देती है। अब हम इसमें करीबन 3 या 4 कलियों के लहसुन डाल देंगे। मेरे ख्याल से इसमें और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। प्याज तैयार हैं, तो अब हम ले आते हैं अपना मेन जो स्टार इंग्रेडिएंट है, चिकन मिंस। हमें सबसे पहले इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 एग डालना है, 1 नींबू का रस मिलाएंगे, 2 स्पून सॉल्ट, लाल मिर्च, गले के मुंह के अंदर लगने के लिए मिर्ची के लिए हम इसमें काली मिर्च यूज करेंगे। अभी तक हमने इसमें आधा चम्मच तेल ही डाला है। जी, आधा चम्मच भी नहीं रहा होगा वो तो। मतलब 2 बार स्प्रे हुआ था बस वो। अगर आपको ये लगता है कि आप इसको हैंडल नहीं कर सकते, आपको दिक्कत आएगी, तो आप थोड़े से ब्रेड क्रम्स मिला के अब हम इसको सेट होने के लिए 20 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। हो गए 30 मिनट। अब ये फ्रिज से हमने निकाला और ये मिंस हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अब हम इसकी पैटी बनाएंगे और उसके साथ में बर्गर असेंबल करेंगे। ये पानी सिर्फ हाथ को गीला करने के लिए, बर्गर के साइज के हिसाब से पैटी लेनी है। 1 स्प्रे बहुत होता है। चलिए, ये 3 हो गए। चलिए ठीक, मतलब थोड़ा सा उसको भी लगे ना, बर्तन को भी कुछ आया उसमें। और ये गए। और जब तक पैटी बनती है तब तक हम इसको रेडी कर लेते हैं, बर्गर के लिए काटते हैं। अब जब तक ये हमारी पैटी बन रही है, तब तक हम बर्गर की असेंबली के लिए बाकी वेजीज तैयार कर लेते हैं। अभी 1-1.5 मिनट के बाद ये वाइट होगा। जब इसके वाइट एजेस सब तरफ से फ्लो होके ऊपर आ जाएं, टिक्की को तभी पलटना है। वाह, बंस हमारे रेडी। तो ये हमारी बर्गर की पैटी डन। और अब तैयार होने वाला है बहुत ही शानदार बर्गर। उसके ऊपर प्याज, उसके ऊपर टमाटर, प्याज के ऊपर जो है खीरा। खीरा, अच्छा खीरा, खीरे के ऊपर टमाटर। हमारा बर्गर तैयार। फैंटास्टिक। जैसा आपको प्रॉमिस किया था, सेकंड डिश की तरफ अपने लेबनीज कबाब की तरफ। और इस बार मुझे इसमें सिर्फ थोड़ी सी जो है रेड बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर को हल्का सा सॉर्ट करना है। 1 चुटकी नमक। अब ये बन के तैयार हो गया। हमने इसको चिकन विंग्स में डाल दिया। गरम मसाले का जस्ट 1/4 स्पून, दैट विल बी बहुत जरा सा, बहुत जरा सा। इसके बाद हमें लेना है भुना हुआ जीरा, अदरक 1 से 1.5 चम्मच, हरी मिर्ची और धनिया। अब ये बर्गर की पैटी से हो जाएगा अलग और बन जाएगा लेबनीज कबाब का माल, बिल्कुल, है ना। अब हम इसके कबाब रोल करेंगे। हाथ को हल्का सा गीला किया। इसको आपने मुट्ठी के साइज में ऐसे लेना है और मुट्ठी के साइज में भी हल्का सा फ्लैटन करके और इसको डाल देना है। 2 से 2.5 मिनट एक तरफ और 1.5 मिनट दूसरी तरफ दबा के देखेंगे कि पानी आना खत्म, तो कबाब तैयार।
वाह राजीव जी वाह, ये सब तो ठीक है। वो जो तीसरी चीज की बात की हमारी सीक्रेट, वो आप बोला कर गए हैं। वो सीक्रेट ही रह गई। उसके लिए क्या है कि अभी आपने देखा होगा हमारे जो माल बचा था हमारा, लेबनीज कबाब बनाने के बाद भी जो है हमारे पास मिंस बच गया। भगोने में या पतीले में पानी लीजिए और पानी को जो है तेज पे बॉईल कर दीजिए। इसी मिंस के बचे हुए के छोटी छोटी गोलियां बना के उसके अंदर डाल दीजिए। तो कोफ्ते बन गए। उन कोफ्तों को आप निकाल कर और डीप फ्रीजर के अंदर जो है 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं और उसको आप मैगी, पास्ता, बिरयानी, सब्जी, चाइनीज फूड, किसी भी चीज के अंदर कोफ्ते निकालिए, गरम कीजिए माइक्रोवेव और बहुत ही शानदार मतलब काम आ जाएगा इसका। तो जैसा कि आपने देखा भाई 1 2 का 3 हो गया। यहाँ पे एक ही मिन्स से 3 चीजें बनी और तीसरी चीज से 5 चीजें और निकल सकती हैं। तो ऐसी शानदार रेसिपीज के लिए और खाने के प्रति प्यार के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम और आप मिलते रहेंगे हर हफ्ते। या तो हमारा चैनल देखते रहिए, साथ में फूड बडीज भी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन वहाँ का एडमिन बहुत स्ट्रिक्ट है। खैर, हम जा रहे हैं खाने। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, एक अकेला इस शहर में। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के बाद आतंकी संगठन अल-कायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अल-कायदा ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत हुई और अमेरिका हारा है। इससे उसकी छवि तार-तार हुई है। अमेरिका को बेइज्जत होकर निकलना पड़ा। बड़ी बात यह है कि अल-कायदा ने अपने बधाई संदेश में कश्मीर का भी जिक्र किया। यहां आपको यह भी बता दें कि भारत, अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों ने तालिबान को इस बात की सख्त हिदायत दी है कि आतंकी संगठनों से उसकी साठगांठ नहीं चलेगी। अमेरिका, ब्रिटेन ने तो आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की भी बात तक कह डाली है। तो देखिए, बड़ी बात आपको इसमें यह बता दें, अल-कायदा ने अपने बधाई संदेश में कश्मीर का भी जिक्र किया है। भारत, अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों ने तालिबान को इसे लेकर पहले ही सख्त हिदायत दी है कि आतंकी संगठनों से उसकी साठगांठ नहीं चलेगी। अमेरिका, ब्रिटेन ने तो यह भी कह दिया है कि ऐसा होता है तो उन संगठनों पर भी कार्रवाई जरूर होगी। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की अच्छी खासी हाजिरी देखी जा रही है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर के एक स्कूल की तस्वीरें आप देखिए। बच्चों में उत्साह आपको नजर आएगा क्योंकि कोरोना की वजह से एक लंबे समय से स्कूल बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, बच्चे भी उससे ऊब गए थे और अब जब स्कूल खुले हैं तो यहाँ पर तमाम उस प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए जो कोरोना काल में जरूरी है, स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। बारिश आज हो रही है, कल से दिल्ली में बारिश जारी है, लेकिन बारिश के बावजूद बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। तस्वीरें वेस्ट विनोद नगर के एक स्कूल की हैं। अच्छी खासी तादाद में आपको बच्चों की ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही होगी। एक स्कूल है वेस्ट विनोद नगर का, जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कई राज्य में आज से स्कूल खोले जा रहे हैं। किस राज्य में स्कूलों को लेकर क्या स्थिति है, इसके लिए चलते हैं प्रतिमा के पास। आइए अब टच स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं कि किन किन राज्यों में आज किस क्लास के लिए स्कूल खुल रहे हैं और इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में जहां जहां आज से स्कूल खोले जा रहे हैं वहां के आंकड़े हम आपके लिए लेकर आए हैं, वहां की डिटेल्स। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर आज से स्कूल्स खुल रहे हैं। तो दिल्ली की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देश की राजधानी है, जो कि यहाँ आज से 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। इसके लिए एक बार में 50% बच्चे ही स्कूल आ सकेंगे। एक एक सीट छोड़कर ये तमाम बच्चे जो है वो अपनी क्लासरूम्स में बैठेंगे। आज से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी राजधानी दिल्ली में खुल जाएंगे। बात कर लेते हैं सबसे बड़े प्रदेश की, यानी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर क्या स्थिति है? प्राइमरी स्कूल आज से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। 1 से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कोविड गाइडलाइंस का पालन बेहद जरूरी होगा, जिसके लिए तमाम SOPs जारी किए गए हैं और आज से मदरसे भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो यहाँ पर क्या स्थिति है? 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल यहाँ पर भी शुरू हो रहे हैं। 50% क्षमता के साथ ही स्कूल्स चलेंगे। एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं बिठाए जा सकते और कोविड नियमों का पालन यहाँ पर भी अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ 6 से 12वीं तक के स्कूल जो है वो शुरू हो रहे हैं। 50% क्षमता के साथ स्कूल्स चलेंगे। कोविड नियमों का पालन यहाँ पर भी जरूरी है और स्कूल स्टाफ को टीके की 1 डोज यहाँ पर कंपलसरी की गई है, यानी जरूरी है। राजस्थान की बात कर लेते हैं अब आखिर में। तो राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स आज से खुल रहे हैं। 50% क्षमता के साथ ही यहाँ पर भी पढ़ाई होगी और 1 से 8वीं तक की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी।
कोचिंग संस्थान भी खुल सकेंगे। तो ये तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्कूल्स को खोल दिया गया है। अब सवाल यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या फिर जैसे पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वैसे ही उनकी पढ़ाई जारी रखते हैं। तालिबान की गुजारिश पर दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास की मुलाकात हुई। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनकी जल्द वापसी पर बात। भारत आने के इच्छुक अफगान के हिंदू और सिख नागरिक की सुरक्षित यात्रा पर भी चर्चा। आतंकवाद के मुद्दे पर तालिबान को भारत की दो टूक। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद और भारत के लिए नहीं होना चाहिए। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल के साथ बैठक में तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने सकारात्मक तरीके से भारत की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। अफगानिस्तान में आतंकी राज कायम होने के बाद बना एक और नया आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान अमीरात। इसमें लश्कर, जैश और हक्कानी नेटवर्क का गठजोड़। भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात, क्योंकि इस संगठन के साथ आईएसआई भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ जंग जारी है, छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल की फोन पर हुई बातचीत। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा। तो बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब देखते हैं देश की बड़ी खबरें जो कोरोना संक्रमण और सियासत से जुड़ी हुई हैं। देश में फिर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। कल 1 करोड़ 22 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंचा। देश में कोरोना के लगातार 5 दिनों तक 40,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद कल राहत मिली। 24 घंटे में 30,941 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस भी घटे। हालांकि 350 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना पर कानपुर आईआईटी की नई स्टडी में दावा, अगर डेल्टा वेरिएंट से मजबूत नया म्यूटेंट आया तो अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। पीएम मोदी आज भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का विशेष सिक्का जारी करेंगे। वर्चुअली सभा को भी संबोधित करेंगे। इनकम टैक्स ना चुकाने के केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इससे पहले आयकर विभाग को तीनों की 2011 और 12 की टैक्स देनदारी की समीक्षा जारी रखने की कोर्ट ने इजाजत दी थी। अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर, देश की जीडीपी पहली तिमाही में बढ़कर 20.1% हुई। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले, सच हुआ सरकार का पूर्वानुमान। चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। देखिए क्या है दिल्ली की बड़ी खबरें। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। 50% छात्र ही एक बार में क्लास अटेंड कर सकेंगे। स्कूल में बनेगा क्वारंटीन रूम। ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेंगी। दिल्ली में कल की जोरदार बारिश के बाद आज भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल भी गरज बरज के साथ बारिश की संभावना जाहिर की है। एमसीडी को कूड़ा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली में आज से 30 सितंबर तक आपका विधायक आपके द्वार महाअभियान शुरू करने वाली है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के नरेला की 13 साल की बच्ची की गुरुग्राम में रेप के बाद हत्या। परिवार ने इंसाफ मांगा। गुरुग्राम पुलिस का दावा, आरोपी गिरफ्तार हुआ। कुछ और आरोपियों की हो रही है तलाश। दिल्ली पुलिस ने किया जामताड़ा गैंग का भंडाफोड़। करोड़ों की ठगी करने वाले 14 लोगों को किया झारखंड से गिरफ्तार। गैंग का मास्टरमाइंड अल्ताफ अंसारी भी पकड़ा गया। यूपी में आज से कुछ और कक्षाओं के स्कूल खुल रहे हैं, तो चुनावी राजनीति की भी अहम खबरें जल्दी से आपको बताते हैं। यूपी में आज से खुलेंगे पहली से 5वीं क्लास तक के स्कूल। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक खोले जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने निगरानी टीमें भी तैयार की। यूपी में पहली से 12वीं तक के स्कूल खोलने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्कूल बंद रखने की मांग की गई। मुलायम सिंह यादव की फोटो लगाकर शिवपाल यादव निकलेंगे रथ यात्रा पर। 15 सितंबर के बाद पूरे यूपी में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का ऐलान किया। यात्रा से पहले रथ की तस्वीरें सुर्खियों में।
यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा ऐलान, कहा सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी की जाएगी। नोएडा की सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट बिल्डिंग के बायर्स को 10 साल बाद मिला इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए उसी के खर्च पर 40 मंजिला दोनों टावर गिराने का आदेश दिया। फ्लैट खरीदारों को 2 महीने में लौटाने होंगे पैसे। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत के खिलाफ मसूरी थाने में 2 केस दर्ज किए गए। राजनीति से जुड़ी महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, बयान का वीडियो वायरल हुआ था। और अब मध्य प्रदेश की खबर, साथ ही बिहार का भी अपडेट दे देते हैं, जो कई दिनों से बाढ़ से बेहाल है। मध्य प्रदेश में आज से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुल रहे हैं। सीएम शिवराज बोले, कोरोना और मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर अगले हफ्ते फैसला लेंगे। कभी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने वाले बीजेपी के सुशील मोदी अब इस बहस से किनारा करते दिख रहे हैं। जेडीयू के ताजा बयानों पर सुशील मोदी ने सवालों से कन्नी काटी, कहा ये सब कोई मुद्दा नहीं। लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार के कई हिस्सों में तबाही, बाढ़ के पानी ने दर्जनों सड़कें काटी, कई लोगों के घर पानी में समाये। एबीपी न्यूज से लोगों ने साझा किया अपना दर्द। पूर्वी चंपारण जिले में 2.5 महीने से बाढ़ से बुरे हालात, पटरी से उतरी जिंदगी, हजारों लोग बेघर। प्रशासन का दावा, हर जरूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं मदद। बिहार के वैशाली जिले में सड़कों पर झील सा नजारा, ऐतिहासिक अशोक स्तंभ और बुद्ध स्तूप जलमग्न हुए। पंजाब पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की कलह को लेकर काफी सुर्खियों में है। कहां तक बनी है बात, जानते हैं पंजाब की खबरों में। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे प्रदेश प्रभारी हरीश रावत। नवजोत सिंह सिद्धू और महासचिव परगट सिंह ने हरीश रावत से मुलाकात की। सिद्धू के ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बयान, बोले सिद्धू ने ये अकाली दल और बीजेपी के लिए कहा था, कांग्रेस में कोई विरोधाभास नहीं है। अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए परिसर पर सीएम अमरिंदर का राहुल गांधी से अलग बयान, कहा रिनोवेशन से बहुत खूबसूरत हो गया है स्मारक, जबकि राहुल ने मोदी सरकार पर इतिहास मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया था। ड्रोन वाली साजिश पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश कर रहा है, ड्रोन और टिफिन बम से दहशत फैलाना आतंकियों का मकसद। पंजाब में सीएम अमरिंदर की हत्या की धमकी के मामले में एसएफजे के समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ साइबर सेल ने मामला दर्ज किया है। संगरूर जिले में अमरूद को फेंकने पर मजबूर हैं किसान। किसानों के मुताबिक सही दाम नहीं मिल रहे, लागत तक नहीं निकल पा रही। मंडी में 1.5 रुपए किलो लग रही है कीमत, जिससे किसान बेहद परेशान है। अब कुछ और राज्यों की अहम खबरें जाते जाते जल्दी से आपको दिखा देते हैं। बंगाल के कोयला घोटाला में सीएम ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी रुजिरा की आज ईडी के सामने पेशी होगी। 6 सितंबर को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी ईडी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले हो सकते हैं चुनाव, इसके संकेत श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए। कहा, परिसीमन आयोग का काम जैसे ही पूरा होगा चुनाव करवाए जाएंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के आतंकी रास्ते पर नए नौजवानों से अपील, सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटे। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे बोले, एनकाउंटर के समय कोई आतंकी सरेंडर करना चाहे तो जान की बाजी लगाकर उसे बचाएंगे। लद्दाख में भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी, 18,600 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाई। इससे अब लेह से पेंगोंग झील तक जाने की दूरी पर 41 किलोमीटर कम हो गए। राजस्थान में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती का फैसला किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में दही हांडी मटकी फोड़ कार्यक्रम में टूटे कोरोना के नियम, भारी भीड़ जुटी, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नजर नहीं आया। तमिलनाडु में भी आज से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल रहे हैं। कॉलेज और पॉलिटेक्निक में भी पहले की तरह क्लासेस लगेंगी। 1ली से 8वीं तक के छात्रों को लेकर फैसला 15 सितंबर के बाद लिया जाएगा।
तेलंगाना में आज से नहीं खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान। राज्य सरकार के 23 अगस्त को जारी हुए आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। तो महाराष्ट्र के भिवंडी से एक तस्वीर आई है, वो तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर जबरदस्त बारिश हुई है। आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से महाराष्ट्र का ये भिवंडी इलाका, हर तरफ आपको पानी नजर आ रहा होगा। लोगों के लिए बड़ी मुसीबत सीधे तौर पर यहाँ बन जाती है। जब बारिश अगर लगातार हो जाए तो सड़कों के हालात बिल्कुल ऐसे नजर आते हैं जैसे कोई तालाब हो, और वैसी ही तस्वीरें भिवंडी में देखने को मिल रही हैं। जबरदस्त बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें देखिए, घुटने से भी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पर आवाजाही तो प्रभावित होती ही है, सब कुछ थम सा जाता है। एक मार्केट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सब्जी मंडी की तस्वीरें। महाराष्ट्र का भिवंडी इलाका, कई फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। जोरदार बारिश के बाद सड़कों की बदहाल होती स्थिति। और दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है, क्योंकि दिल्ली में भी बारिश लगातार, कल भी दिन भर बारिश होती रही, रात से फिर बारिश आज भी हो रही है। और इसे लेकर अलर्ट हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जारी भी किया गया है कि 2 दिनों तक दिल्ली में जोरदार बारिश होगी। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से लौट गया है और अब तालिबान के हाथों में पूरी तरह अफगानिस्तान की कमान चली गई है। 20 साल में जितना बदला अफगानिस्तान, अब उसे तालिबान तहस नहस करने में जुटा हुआ है। तालिबान को इसके लिए उस पाकिस्तान की मदद मिल रही है जो हमेशा आतंक का अगवा देश रहा है। तालिबान और पाकिस्तान का ये नापाक रिश्ता भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। तालिबान लाख कहे, लाख चिल्लाए कि वो बदल गया है, बार बार कहे कि उसका ये अपडेटेड वर्जन पुराने तालिबान से बिल्कुल जुदा है, लेकिन एक बात जो सुलह आने सच है वो ये कि ना तो तालिबान कभी सुधरेगा और ना कभी पाकिस्तान उसे सुधरने देगा। एबीपी न्यूज संवाददाता ओपी तिवारी ने खुफिया सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल की है, जिसमें कई बड़े खुलासे हैं, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि अफगानिस्तान में आतंकी गठजोड़ का नया नेटवर्क तैयार हुआ है। इस नेटवर्क का नाम है तहरीके तालिबान अमारात यानी TTA। इस नेटवर्क की क्रोनोलॉजी समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे हिंदुस्तान के लिए ये गठजोड़ बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस गठजोड़ में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हक्कानी नेटवर्क शामिल है और इस गठजोड़ की पटकथा और डायरेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथों में है। तहरीके तालिबान इमारात के नाम से जो उग्रवादी संगठन जो बना रहे हैं, इसके बाद भारत में हमारी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो सकता है, इसको खतरा है। और मैं समझता हूं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस पर बड़ा गौर से ध्यान रखेंगे। लश्कर और जैश हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। ये दोनों ही संगठन हर वक्त हिंदुस्तान पर हमले की साजिश में जुटे रहते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने ऑपरेशन अफगान के तहत अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों के बीच तालमेल की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर और उसके भाई मोहम्मद इब्राहिम अजहर को सौंपी है। और इसकी बड़ी वजह मसूद अजहर और मुल्ला बरादर का करीबी होना है। अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद ISI और मसूद अजहर की मुल्ला बरादर के साथ बैठक भी हो चुकी है। ये वही मसूद अजहर है जिसे 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक के बाद भारत को छोड़ना पड़ा था। ये विमान अफगानिस्तान के कंधार में खड़ा किया गया था और उस वक्त वहाँ तालिबान का शासन था। तब मसूद के साथ तालिबान था और अब तालिबान के साथ मसूद और ISI खड़ी है। वैसे भी मसूद ने तालिबान की मदद के लिए जैश के आतंकियों को भेजा था। मतलब साफ है कि ये वक्त दोनों तरफ से एहसान चुकाने का है। इसको ऐसे समझिए कि अजहर ट्रेनिंग करवाएगा और हाफिज फंडिंग जुटाएगा। पाकिस्तान तालिबान को ये भरोसा दिलाना चाहता है कि वो पूरी तरह से उसके साथ है। जानकारों के मुताबिक आतंक का ये गठजोड़ भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें हाफिज मसूद अजहर का नाम सबसे ऊपर है। इन दोनों को ISI का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। पहले भी इनकी हिस्ट्री रही है कि बहुत ज़्यादा उग्रवादी एक्टिविटीज़ की हैं और आगे भी इसकी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। इतिहास के पन्नों को जब भी पलटेंगे, एक बात 100% सच है कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान की जमीन में हमेशा आतंकी संगठन पनपे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। इसी बात का डर है क्योंकि तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान में शासक की भूमिका में है और इसमें उसका सिपहसालार पाकिस्तान है।
तालिबान और पाकिस्तान का ये कॉकटेल हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा अलर्ट है और इसके लिए वो पहले से ही तैयार है। पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है। हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रही परिस्थितियों का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दे सकें। हमारी सरकार सजग है और हर तरह की परिस्थिति का सामना करने में हम सक्षम हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी यूएनएससी को आतंकवाद पर दुनिया को चिताया था, लेकिन तालिबान के आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों को उम्मीद की किरण दिखी है और वो इस मौके को किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, तालिबान और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक नई जानकारी दे दूं कि इस टीटीए ने पूर्वी अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में अपना काम करना शुरू भी कर दिया है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा उस समय साबित होगा जब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद जो उसके लड़ाके हैं वो एकदम से खाली हो जाएंगे और ये लड़ाके केवल मारना मरना जानते हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों का रुख धीरे धीरे पाकिस्तान अपनी षड्यंत्रकारी नीति के तहत कश्मीर की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि उन्हें मरने मारने के लिए वहाँ जगह भी मिलेगी और वहाँ पर जैसा कि इनकी एक बहुत बड़ी वहाँ इनको ह्यूरें भी मिलेंगी और वहाँ पर इनको पैसा भी मिलेगा, क्योंकि पैसा पाकिस्तान इनको मुहैया कराएगा। जैसे ही अफगानिस्तान पे एक बार तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल होगा, ये सारे के सारे लोग अफगानिस्तान से भारत की तरफ अपना रुख करेंगे और उस समय भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर ये सामने आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, केवल भारत ही नहीं, ये विश्व के कुछ और देशों के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। जी ठीक है ओम प्रकाश, तो देखिए ये तो साफ है कि खतरा बड़ा है और भारत के लिहाज से भी देखा जाए तो इस खतरे को पहले ही भाप लिया गया था। और आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, अलकायदा ने तालिबान को बधाई भी दे दी है और इसमें कश्मीर का भी जिक्र किया है, तो क्या जो आशंका जताई जा रही थी वो सच होती दिख रही है? बिल्कुल, देखिए शिरीन, जिस तरीके से पहले से ही ये बोला गया था कि जो विभिन्न मिलिटेंट संगठन कश्मीर में सक्रिय है वो कई सालों से एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये ज़्यादा पैमाने पर नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी आतंकी संगठन जो है उनके मुद्दे अलग होते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है। लेकिन अफगानिस्तान में हुई जीत के बाद जो विभिन्न मिलिटेंट संगठन है वो अफगानिस्तान में एकजुट हो गए हैं और अब देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ लश्कर जैश जैसे ऐसे मिलिटेंट संगठन है जो सिर्फ कश्मीर में सक्रिय हैं, अब अलकायदा भी इसमें कूद गया है। अलकायदा ने ना सिर्फ जो सिबकतुल्लाह है अमीरुल मोमिनीन जिनको अफगानिस्तान में बोला उनको बधाई दी, बल्कि साथ साथ सोमालिया, यमन, फ़लस्तीन और कश्मीर को जोड़कर इनकी आज़ादी की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि बाकी सभी जो मुजाहिदीन हैं वो एकजुट होकर इनकी आज़ादी के लिए भी काम करें। यानी कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय मिलिटेंट संगठन है, जो इस्लामिक मिलिटेंट संगठन है, उनके लिए कश्मीर भी एक पॉइंट बन गया है, जो रैलिंग पॉइंट और इसी बात की आशंका जाहिर भी की गई थी। बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी आपका भी और ओम प्रकाश तिवारी आपका भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संबोधन में हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ी खबर है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए खतरा बढ़ गया है, लेकिन बाइडेन ने साफ किया है कि वो आतंक की लड़ाई में भारत के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ जारी रखने का संकल्प है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान की बातें खिली हुई हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी चिंता का सबब है। ISIS के खुरासान मॉडल की जड़ें भी दरअसल पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई हैं। ISIS के मुखिया का नाम है असलम फारूकी, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का रहने वाला है और पहले लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। फारूकी अब तक अफगानिस्तान की बगराम जेल में बंद था, जिसे तालिबानियों ने रिहा कर दिया और रिहा होते ही उसने काबुल एयरपोर्ट पर खूनी साजिश को अंजाम दे दिया। इस्लामिक स्टेट खुरासान जो है इसके भी ये कहीं ना कहीं ISI से भी जुड़ी हुई है, इसलिए कि जो काम इस समय तालिबान नहीं कर पा रहे हैं वो इस्लामिक स्टेट खुरासान वहाँ पे कर रही है। ISIS के का सरगना पाकिस्तानी है, उसके ISI के साथ संबंध है, पाकिस्तान के साथ संबंध है, पाकिस्तान मदद करता रहा है। 2017 में भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुए ट्रेन धमाके में खुरासान मॉडल का नाम सामने आया था।
2017 में ही लखनऊ में एक एनकाउंटर में ISIS-K से जुड़े आतंकी के मारे जाने का दावा भी किया गया। 2020 में दिल्ली से ISIS-K के एक आतंकी की गिरफ्तारी का मामला भी सामने आया है। ISIS-K की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हैं। नए सिरे से भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की फिराक में लगा है। इसमें पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उम्मीदें तालिबान से हैं, क्योंकि तालिबान उन सभी आतंकी संगठनों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देते रहे हैं। तालिबान के संबंध लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, अल-कायदा और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ करीबी हैं। ISIS-K का प्रमुख असलम फारूकी पहले लश्कर-ए-तैयबा में था, मतलब उसके संबंध लश्कर से हैं। वहीं जैश-ए-मोहम्मद के तार तालिबान से जुड़े हैं और भारत विरोधी एजेंडे में वो ISIS-K के साथ आ सकता है। वहीं तहरीक-ए-पाकिस्तान के संबंध ISIS-K से जुड़े बताए जाते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान दुनिया भर के आतंकी संगठनों के लिए मिसाल बन गया है और इसी मिसाल को पाकिस्तान भारत के खिलाफ मिसाइल बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। इमरान का ये आतंकी एजेंडा उनकी ही पार्टी की प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल पर खुलेआम बता दिया। तालिबान से पाकिस्तान के प्यार के पीछे छिपी है भारत से नफरत। तालिबान के सहारे वो कश्मीर का अपना सपना पूरा करना चाहता है, लेकिन वो भूल गया कि उसकी ये कोशिश पहले भी नाकाम हो चुकी है और आगे भी वो मुंह की खाएगा। तालिबान ने भारत के साथ बातचीत की पहल भी की है। आपके चैनल ABP न्यूज ने 25 अगस्त को ही ये बता दिया था कि भारत तालिबान में बातचीत हो सकती है। उस खबर पर मुहर लग गई है। वैसे इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। दोहा में मंगलवार को तालिबान ने भारत के साथ बातचीत शुरू की। दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से तालिबान के शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई ने मुलाकात की। ये मुलाकात तालिबान नेता की गुजारिश पर हुई थी और भारतीय दूतावास में हुई। मुलाकात का मकसद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालना था। भारत ने अपनी चिंता जताई कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी हरकतों और आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। तालिबानी प्रतिनिधि ने भरोसा दिया कि वो भारत की चिंताओं का पूरा ख्याल रखेंगे। स्तानिकज़ई का रुख भारत के प्रति नरम माना जाता है और उनका भारत के साथ पुराना नाता भी है। स्तानिकज़ई ने 1980 के दशक में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग की थी। उस वक्त स्तानिकज़ई अफगानिस्तानी सेना के अफसर थे, लेकिन बाद में वो तालिबान में शामिल हो गए। 1996 से 2001 तक तालिबानी राज में वो अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री रहे। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद से ही स्तानिकज़ई लगातार पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने की बात करते आ रहे हैं। दोहा में भारत तालिबान की जो बातचीत हुई, उसकी संभावना को आपके चैनल ABP न्यूज ने 25 अगस्त को ही बता दिया था। तालिबान आज दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई है जिसको ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ रहा है। आज 10 दिन हो गए हैं जब उसने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा किया। तो सवाल है कि क्या उसी तालिबान के साथ अब तमाम देश कूटनीतिक रिश्तों के लिए बात करने को तैयार हैं? हिंदुस्तान भी अब ये इशारा कर रहा है कि वो तालिबान से बात कर सकता है, लेकिन वो बात सशर्त होगी, यानी शर्तों के साथ होगी। भारत के हित की ही बात होगी। अफगानिस्तान के पल पल बदलते हालात पर भारत की नजर है और इस मुलाकात के बाद ये उम्मीद और बढ़ गई है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीय जल्द सुरक्षित लौट आएंगे। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी बद्री ब्रिगेड को सौंपी है। अमेरिका के लौटने के बाद कैसा नजर आ रहा है काबुल एयरपोर्ट, ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको लग रहा है रात 12 बजे जो हैं अमेरिकन फौज का इनखला हो गया और उनका जो लास्ट फ्लाइट था वो रात को यहाँ से शिफ्ट हो गया और जो यहाँ के जो सिक्योरिटी का मसला है ये आज पूरे के पूरे तालिबान के हाथों में है। और यहाँ पे जो है बदरी केता के नाम से जो इनका आर्मी है यहाँ पे सेटल हो चुके हैं और पूरी की पूरी सिक्योरिटी इन लोगों के इंचार्ज में है। जैसे कि आप लोगों के लग रहा है कि इस राइट साइड पे जो मेरा है ये जो था अमेरिकन के या आर्मी एरिया था और यहाँ से आर्मी फ्लाइट्स हो रहे थे और जो मेरे लेफ़्ट साइड हैं यहाँ पे इन लोगों की जो है पब्लिक
फ्लाइट्स हो रहे थे और इसका जो आज जो 20 साल के बाद जदोजहद के बाद जो है तालिबान फूल के सारे अफगानिस्तान पे सेटल हुए हैं और एक्सेप्शन जो है वो पंजशेर प्रोविंस है और वहाँ पे भी इन लोगों की जदोजहद और बातचीत हो रही है। देखते हैं कि आगे क्या होगा। इरफान जी, आपके कार्टून में आपने मुझे लगता है वही दर्शाया है जिस तरीके से अमेरिका अपने तमाम हथियार और पूरा जखीरा छोड़कर अफगानिस्तान से निकल गया है, उसके बाद तालिबानियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल वही हालत है, वो खुशी तो उनके चेहरे पर नज़र आ रही है, लेकिन दरअसल में हाल क्या है वो आप देखिए यहाँ पर। इसके बावजूद यहाँ पर सिर्फ हथियार ही हथियार हों और वहाँ खंडर जैसा जो है एक देश बन गया है। इस हालत में छोड़ के अमेरिका ने उसका पल्ला अपना छुड़ा लिया है और किसी तरह से वहाँ से चला गया है। भले ही हथियार छोड़ दिए लेकिन जिन वो हथियार किसी काम के भी नहीं है तालिबानियों के लिए। बहुत शुक्रिया इरफान जी। हमारी मास्टर क्लास आपके लिए कल फिर होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होने जा रही है। आप ज़रूर देखिए और मेरे साथ में बैठ कर के कार्टून देखने के साथ साथ कार्टून बनाइए। ABP न्यूज़ ने इस खास व्यवस्था को आपके लिए किया है कि आप कार्टून देखें और कार्टून बनाना भी सीखें। इसी के साथ नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।